जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 11 का भूगोल, जिसका अध्याय 18। इसका नाम है महासागरीय जल की गति है, यानी मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। आइए शुरू करते हैं। महासागरीय जल कभी भी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि इस पर विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसका संरचरण एक अत्यंत जटिल परिघटना है, जिसे नियंत्रित में प्रभावित करने वाले कारकों में विविधता पाई जाती है। वायुमंडल तथा महासागरीय जल के घर्षण से जल में उर्मिकाएँ या लहरें पैदा होती है। पवनों का प्रभाव सागरों के भीतर लगभग 100 मीटर की गहराई तक पड़ता है। महासागरों में तीन मुख्य प्रकार की गति होती है: लहरें, ज्वार भाटा, एवं धाराएं। आइए देखते हैं। पहला देखते हैं महासागरीय लहरें या तरंगे। महासागरीय जल की सतह सदैव लहरें उठती व गिरती रहती है। रिचर्ड के मत अनुसार लहरें महासागर की तरल सतह का विक्षोभ है। यह महासागरीय जल की सबसे व्यापक तथा सर्वत्र होने वाली गति है। महासागरीय लहरों की उत्पत्ति के दो मुख्य कारण हैं: पवनों का चलना और भूपटल पर गति होने से जल की सतह का तरंगित होना। लहरें महासागरीय जल की दोलायमान गति है। इसमें सागर के जल का स्तर नीचा या ऊंचा होता रहता है, परंतु अपने स्थान से बहकर अन्य स्थानों पर नहीं जाता। यदि कोई तैरने वाली वस्तु जैसे लकड़ी का टुकड़ा जल के सतह पर फेंक दी जाए, तो वह अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे या आगे पीछे होती रहेगी, जबकि तरंगे आगे बढ़ती दिखाई देगी। तरंग या लहरों की संरचना। तरंगों के निम्न भाग होते हैं: तरंग श्रृंग। तरंग का एक भाग ऊपर उठा हुआ होता है, जिसे तरंग श्रृंग कहते हैं। तरंग गर्त। तरंग का दूसरा भाग नीचे धंसा हुआ, जिसे तरंग गर्त कहते हैं। तरंग धैर्य। दो तरंग श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहते हैं। तरंग की गति उसके दैर्ध्य तथा आवर्तकाल से संबंधित होता है, और इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है: तरंग की गति बराबर तरंग माइनस धैर्य बटा तरंग का आवर्तकाल। लहर या तरंग बनने के कारण। लहरें मुक्त पवन के दबाव तथा घर्षण के कारण बनती है। तरंगों का आकार व बल तीन बातों पर निर्भर करता है: पवन की गति, पवन से चलने की अवधि तथा पवन के निर्विघ्न बहने की गति। अतः यदि पवन की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 50 घंटे तक 1600 किलोमीटर से अधिक दूरी तक निर्विरोध तथा निरंतर चलती रहे, तो वह जल से 15 मीटर ऊंची लहरों का निर्माण कर सकती है। पवन द्वारा उत्पन्न तरंग तीन प्रकार की होती है। सी। जब कभी सागर में विभिन्न तरंग धैर्य तथा दिशाओं वाले तरंग एक साथ उत्पन्न हो जाती है, तो एक अनियमित तरंग प्रारूप बन जाता है, जिसे सी कहते हैं। स्वेल या महातरंग। जब तरंगे उन पर्वतों के प्रभाव क्षेत्र से दूर चली जाती है जिन्होंने उन्हें बनाया है, तब वे तरंगे एक समान ऊंचाई तथा आवर्तकाल के साथ नियमित रूप से धारण कर लेती है। इनको स्वेल या महातरंग कहते हैं। सर्प। जब तरंगे समुद्री तट के निकट पहुंचती है, तो उनकी ढालें तीव्र हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। तट पर पहुंचने के बाद ये वापस सागर की ओर आती है तथा तटीय क्षेत्रों में इन टूटती हुई तरंगों को सर्प या फेनेल कहते हैं। अंतरंगे। पवन निर्मित तरंगों के अलावा कई अन्य प्रकार की समुद्री तरंग भी होती है। इनमें प्रलयकारी तरंग, सुनामी, तूफानी तरंगे आदि प्रमुख है। इन तरंगों की रचना भूकंप या ज्वालामुखी या महासागरीय भूस्खलन से होती है। ज्वार भाटा टाइड। ज्वार भाटा सागरीय जल की गतियों का महत्वपूर्ण प्रक्रम है, क्योंकि चंद्रमा में सूर्य ताप के आकर्षण से उत्पन्न ज्वारीय तरंगे
नियमित रूप से ऊपर उठती है तथा गिरती है। समुद्र का जल स्तर सदा एक सा नहीं रहता। यह समुद्री जल दिन में 2 बार निश्चित अंतराल पर उठता गिरता है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। ज्वार भाटा का स्वभाव तथा ऊंचाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण चंद्रमा तथा सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा संपूर्ण पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा की ओर खींचती है, परंतु इसका प्रभाव स्थल की अपेक्षा जल पर अधिक पड़ता है। यदि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, तो भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सूर्य के प्रभाव से लगभग 2 गुना है, 2.17 गुना। इसका कारण यह है कि सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित है। कौन? सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा। ज्वार भाटा से संबंधित विशेषता। कुछ सागरों एवं महासागरों में जल के निर्बाध रूप से बहने के कारण कम ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। उथले समुद्रों तथा खाड़ियों में ज्वारी तरंग अधिक ऊंची होती है। ज्वार तथा भाटा के बीच सागरीय सतह का अंतर जातीय परिसर कहलाता है। खुले सागरों में ज्वार का अंतर कम होता है और उथले समुद्र में खाड़ियों में ज्वार का अंतर अधिक पाया जाता है। ज्वार की ऊंचाई पर तटरेखा का प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा का समय प्रत्येक स्थान पर भिन्न होता है। ज्वार भाटा के समय में अंतर। प्रत्येक स्थान पर ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल के बाद आता है और पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस अंतर का यह कारण है कि पृथ्वी का एक परिभ्रमण पूर्ण होने पर चंद्रमा भी अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ता जाता है। चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमण पूरा करता है और 24 घंटे यानी एक दिन में यह व्रत का 1/28 भाग तय कर लेता है। पृथ्वी का वह स्थान चंद्रमा के समक्ष पहुंचने में 52 मिनट लगता है। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आता है। इसको चित्र 18.2 में की सहायता से समझाया जा सकता है। आइए देखते हैं पृथ्वी की कक्षा। सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ये इधर सूर्य की अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर है। इसे हम अपसोर कहते हैं। अपसोर से अपेलियन कहते हैं, जो जुलाई को होता है, 2 जुलाई को। और सूर्य के नज़दीकतम निकट 14.7 किलोमीटर मून ऑर्बिट। इसे उपभू कहते हैं। इसे पेरिजी कहती है, पेरिजी। जबकि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा होगा तो उसे उपभू कहते हैं और दूर होगा तो उसे अपभू कहते हैं। नज़दीक को उपभू और दूर को अपभू। जबकि सूर्य से पृथ्वी नज़दीक उपसौर, जबकि दूर अपसौर। ज्वार भाटा व गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य संबंध। ज्वार भाटा के प्रकार। पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की अपेक्षित स्थिति के अनुसार उनकी ऊंचाई घटती एवं बढ़ती रहती है। इस आधार पर ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं, वृहद अथवा दीर्घ ज्वार। दूसरा है लघु या निम्न ज्वार। वृहद अथवा दीर्घ ज्वार यह स्थिति पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन होती है, जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। यह स्थिति युति, वियुति अथवा सिजगी कहलाती है। महीने में एक बार चंद्रमा इतना पतला नजर आता है कि वह आकाश में चांदी के एक डोरे की भांति रह जाता है। इसके विपरीत एक बार चंद्रमा संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर वह आकाश में पूर्ण रूप से खिला हुआ नजर आता है।
हर महीने में इन दोनों बारे में सबसे वृत्त अथवा दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। जब सूर्य व चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक और होते हैं तो उसे युति कहते हैं, तथा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है तो उसे वियुति कहते हैं, यानी सिजगी। इस प्रकार यदि युति की स्थिति अमावस्या को एवं वियुति की स्थिति पूर्णिमा को होती है, ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा व सूर्य के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, जिससे दीर्घ ज्वार का निर्माण होता है। लघु ज्वार ये साधारण ज्वार की अपेक्षा 20% कम ऊंचे होते हैं। महीने में 2 दिन शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, फलस्वरूप एक कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है, जिसे निम्न या लघु ज्वार कहते हैं, लो टाइड। आइए देखते हैं उच्च ज्वार पृथ्वी ऊपर है, निम्न ज्वार है टाइड, इधर चंद्रमा है, वृद्धि में लघु ज्वार भाटा के लाभ। ज्वार ऊर्जा के स्रोत है, क्योंकि जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से ऊर्जा पैदा की जा सकती है। फ्रांस में, जापान में ज्वारीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विश्व के बड़े बंदरगाह समुद्र से दूर नदियों के मुहाने पर स्थित है। लंदन, कोलकाता आदि ज्वारीय जल के साथ जलयान भीतर आ जाते हैं। आइए देखते हैं इसमें अर्ध दैनिक ज्वार। ये देखते हैं, ये हरे कलर में दर्शाए गए हैं, जबकि दैनिक ज्वार ये पीले कलर में दर्शाए गए हैं, जबकि मिश्रित ज्वार ये लाल कलर में दर्शाए गए हैं। मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ खुद समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं तथा भाटा के साथ सुरक्षित तट पर लौट आते हैं। ज्वार भाटे की वापसी लहरें समुद्र तट पर बसे नगरों की सारी गंदगी समुद्र में बहाकर ले जाती है। ज्वार भाटे की लहर वापस जाते समय कई समुद्री वस्तुएं जैसे शंख, घोंगे आदि किनारे पर छोड़ जाती है। ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिशील एवं साफ रहता है तथा जल जमता नहीं है। अगले है महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट। महासागरों में एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। धारा के दोनों किनारों पर तथा उसके नीचे जल स्थिर रहता है। दूसरे शब्दों में महासागरीय धाराएं स्थल पर बहने वाली नदियों के समान है, परंतु महासागरीय धाराएं स्थलीय नदियों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल होती है। मोनक हाउस के अनुसार धारा के जलराशि का संचालन एक निश्चित दिशा में होता है। धाराओं में जब केवल सतह पर ही नहीं अपितु गहराई में भी चलता है। तापमान के अनुसार धाराएं 2 प्रकार की होती है, एक उष्ण धारा, दूसरी ठंडी धारा। इनकी गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है। उष्ण या गर्म धारा, ये धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं, प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इनके जल का तापमान अधिक होने के कारण ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी धाराएं, ये धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती है। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल का तापमान कम होता है, अतः जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ पर तापमान घटा देती है। आइए देखते हैं प्रमुख धाराओं को मैप के माध्यम से। इसमें देख रखिए कोषण यानी उष्ण धारा लाल कलर में और ठंडी धाराओं को नीले कलर में से दिखाई गई है। आइए देखते हैं उष्ण विषुवतीय धारा, ये गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है।
उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये गर्म धारा है, जबकि लेब्राडोर ठंडी धारा है। और कैरिबियन धारा ये भी ठंडी धारा है। अलास्का गर्म धारा है। उत्तरी प्रशांत अपवा, जबकि कैलिफोर्निया उत्तरी प्रशांत अपवा ये गर्म धारा है, जबकि कैलिफोर्निया धारा ठंडी धारा है। प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म धारा है। विषुवतीय विपरीत धारा ये भी गर्म धारा है। और पश्चिमी वायु प्रवाह ठंडी धारा है। हम्बोल्ट पेरू की तट पेरू धारा ये भी ठंडी धारा है। फॉकलैंड ये भी ठंडी धारा है, जबकि ब्राज़ील धारा गर्म जल धारा है। इक्वाडोर के विपरीत धारा और उत्तरी विषुवतीय धारा ये भी गर्म धारा है, जबकि वेनेजुएला धारा ठंडी धारा है। और ओयोसिवा धारा ये ठंडी धारा है, जबकि क्यूरोसिवा गर्म जल धारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा या शीत धारा है। अगोला सहारा ये गर्म जल धारा है। और विषुवत विपरीत धारा और दक्षिणी विषुवत धारा ये दोनों गर्म धारा हैं। अब देखते हैं इसमें हिंद महासागर की धारा है। अगोला धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, विषुवत विपरीत धारा, दक्षिणी विषुवत धारा। आइए देखते हैं धाराओं की उत्पत्ति के कारक। पृथ्वी का स्वभाव, गुरुत्वाकर्षण एवं घूर्णन। पृथ्वी की धाराओं की उत्पत्ति के कारक। पृथ्वी का स्वभाव, गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन। बारिश, समुद्री कारण, वायु दाब एवं पवनें, बाष्पीकरण एवं वर्षा। अंतर समुद्री कारण, दाब, ताप, लवणता, घनत्व एवं का पिघलना। धाराओं को रूपांतरित करने वाले कारक। तटरेखा की आकृति, ऋतु परिवर्तन, सागरीय तल की रचना। अटलांटिक या आंध्र महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर को दो भागों में विभाजित किया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा 5 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखा के समीप बहती है। ये पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। इस धारा का उल्लेख सर्वप्रथम फिंडेल ने 1853 में किया था। एंटीलीज गर्म धाराएं ग्राम ब्राज़ील के साओ रॉक अंतरीप के निकट दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा भागों में बंट जाती। उत्तरी शाखा उत्तरी भूमध्य रेखा धारा में मिलकर कैरिबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसका शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटीलीज धारा के नाम से बहती है। फ्लोरिडा की धारा यह वास्तव में उत्तर भूमध्य रेखीय धारा का ही विस्तार है, जो युकाटन चैनल से होकर मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है। इसके लक्षण विषुवतीय जल राशि जैसे ही हैं। उत्तरी अटलांटिक धारा ग्रैंड बैंक से दूर गल्फ स्ट्रीम पर पछुआ पवनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा ऑल्ट्रेस अंतरिक्ष से ग्रांट बैंक तक। इस धारा को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा को मैक्सिको की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में गर्म जल प्राप्त होता है, जिससे ठंडे क्षेत्रों में ले जाती है। कनारी धारा यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर माडेरिया के कैप वर्ड द्वीपों के मध्य बहती है। गल्फ स्ट्रीम का गर्म जल यहाँ तक पहुँचने पर ठंडी धारा में बदल जाता है। यह धारा अंत में उत्तर भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है। इस धारा में मौसमी परिवर्तन होते हैं। लेब्राडोर ठंडी धारा यह धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी धारा है, जो बैफिन की खाड़ी से डेनिश जलडमरू मध्य तक दक्षिण की ओर बहती है। यह धारा सागर तल को समतुलित करने का कार्य करती है। गर्म तथा ठंडे जल के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के आसपास घना कोहरा छाया रहता है। मत्स्य उत्पादन के लिए आदर्श अवस्था होती है। सारगोसा सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तर भूमध्य रेखीय धाराओं के चक्कर के बीच में शांत जल के क्षेत्र को सारगोसा
सारगोसा सागर कहते हैं। इसके तट पर समुद्री घास तैरती रहती है, जिसे पुर्तगाली भाषा में सारगेसम शैवाल कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम सारगोसा सागर रखा गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा। ये धारा विषुवत रेखा के दक्षिण से उत्तरी उसके समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ब्राज़ील गर्म धारा। दक्षिण विषुवतीय धारा पश्चिम में पहुंचकर ब्राज़ील के तट के सहारे बहने लगती है। एक कमज़ोर धारा है। फॉकलैंड ठंडी धारा। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्व तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह अपने साथ अंटार्कटिका प्रदेश से हिमशिलाएं बहाकर लाती है। ठंडे में गर्म जल के मिलने से यहाँ भी कुहासा छाया रहता है। वेनेजुएला की धारा ठंडी धारा। ये अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सारे उत्तर की ओर बहने वाली धारा एक अनियमित एवं कमजोर धारा है। दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट। तीव्र पछुआ पवनों के प्रभाव से 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर जल प्रवाहित होता है। यह वास्तव में ब्राज़ील धारा का ही पूर्वी विस्तार है, किंतु इसकी प्रकृति बदल जाती है। प्रशांत महासागर की धाराएं। अध्ययन की दृष्टि से प्रशांत महासागरीय धाराओं को उत्तर में दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराओं में बांटा गया है। जो निम्न धारा है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा है। उत्तरी विषुवतीय धारा। यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिम तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई फिलीपाइन की द्वीप समूह तक पहुंचती है। क्यूरोसिवो की गर्म धारा। उष्ण भूमध्यरेखीय धारा फिलीपाइन द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तर दिशा में बहने लगती है, तक क्यूरोसिवो धारा नाम से जानी जाती है। उत्तरी प्रशांत गर्म धारा। जापान के दक्षिणी पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद क्यूरोसिवो धारा प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागरों के पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। ये उत्तरी प्रशांत धारा का ही विस्तार मानी जाती है, क्योंकि यह ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहा गया। अलास्का धारा। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तरी प्रशांत महासागर की दूसरी धारा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। ओयोसिबो की ठंडी धारा। यह बेरिंग जल डमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीपों के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। ओखोटस्क अथवा क्यूराइल की ठंडी धारा। यह ओखोटस्क सागर से शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के ओयोसिबो में मिल जाती है। दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं। दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा। यह गर्म जल धारा के जो पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। दक्षिणी प्रशांत धारा। यह तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया द्वारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। यहाँ से पर इसे दक्षिणी प्रशांत धारा भी कहते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ बहती है। गर्म जल धारा है। पेरू की ठंडी धारा। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम पर पहुंचकर यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और पेरू के तट के साथ बहने लगती है। ठंडे क्षेत्रों में गर्म क्षेत्र की ओर ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती है। हिंद महासागर की धारा है। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। यह उत्तर में भारत और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम अफ्रीका से घिरा हुआ है। भूमध्य रेखा के उत्तर में इसका विस्तार बहुत कम है, इसलिए इसकी धाराओं का प्रचलित मानसूनी पवनों का प्रभाव बहुत प्रबल होता है और शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं में उनकी दिशा उल्टने के साथ साथ धाराओं की दिशा में भी उल्टी हो जाती है। मानसून पवनों के द्वारा प्रभावित मानसून ड्रिफ्ट यानी मानसून अफवाह कहलाती है। प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर
की भांति हिंद महासागर की धाराओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं एवं दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं। उत्तरी पूर्वी मानसून ट्रिप, इसे उत्तर पूर्वी मानसून अफवाह कहते हैं। इस ट्रिप में मलक्का जलडमरू मध्य से शुरू होकर बंगाली खाड़ी के तट के साथ साथ बहती हुई अरब सागर में प्रविष्ट होती है। विरुद्ध विषुवतीय धारा पश्चिम में जंजीबार द्वीप के निकट से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण हिंद महासागर की धारा। दक्षिणी विषुवतीय धारा, यह धारा भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मेडागास्कर गर्म धारा, यह दक्षिणी भूमध्य रेखा की मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा मेडागास्कर कहलाती है। मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर द्वीप के पास पहुंचने से दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा मेडागास्कर द्वीप के परे दक्षिण की ओर और दूसरी मोजाम्बिक चैनल में प्रविष्ट हो जाती है। अगुलास क्रम धारा, मेडागास्कर द्वीप के परे दक्षिण में मोजाम्बिक धारा व मेडागास्कर धारा मिलकर एक हो जाती है। ये संयुक्त धारा अगुलास धारा कहलाती है। पछुआ पवन ड्रिफ्ट, यह हिंद महासागर के दक्षिण में और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों के दक्षिण सिरे के निकट पर तक पहुंच जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा, पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है तथा दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इस दूसरी शाखा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा कहते हैं। महासागरीय धाराओं का प्रभाव। जल धारा निकटवर्ती समुद्री तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर गहरा प्रभाव डालती है। तापमान, आर्द्रता और वृष्टि को प्रभावित करती है। ठंडी धारा ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों अपने साथ प्लवक लाती है और मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में मछलियों की वृद्धि होती है। महासागरों के व्यावसायिक समुद्री जलमार्ग यथासंभव इन जलधाराओं का अनुसरण करते हैं। महासागर महत्वपूर्ण बिंदु। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में दिशा को प्रभावित करने वाले कारक है भूपरिभ्रमण संबंधी कारक, महासागरीय कारक, तापमान की भिन्नता में लवणता, बाह्य सागरीय कारक, प्रचलित पवनों की दिशा, द्वीपीय विरोध, रूप परिवर्तक कारण, तटीय आकार, तलीय आकृति और मौसमी परिवर्तन। महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। उत्पत्ति के कारण गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल है। चंद्रमा की परिक्रमण गति के कारण पुनः उसी स्थान पर एक ही प्रकार का ज्वार 52 मिनट की देरी से आता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्यक्ष ज्वार तथा अपकेंद्रीय बल के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को सीधी रेखा में होने पर वृत्त ज्वार तथा परस्पर समकोण होने पर लघु ज्वार आता है। इसे युति कहते हैं। 24 घंटे में एक बार दैनिक ज्वार और 2 बार अर्ध दैनिक ज्वार आते हैं। महासागरों में जल की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जय सिया राम।